जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डीसी जनरेटर से आपको क्वेश्चन। इसमें आपको 20 क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये वीडियो पार्ट 1 के अंतर्गत होने वाली है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जहां पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का मूल कार्य सिद्धांत क्या है। मतलब कि डीसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ये आपका पहला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सही किस लिए होगा ये भी आप देखिए। इसमें क्या होता है कि डीसी जनरेटर जो होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण का सिद्धांत है उसी पे काम करता है। और इसमें कहा भी जाता है कि चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, तब इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसी को लेकर हम यहाँ पे ए ऑप्शन सही मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया विद्युत स्थिर प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण, तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थिर विद्युत प्रेरण का जो उपयोग होता है कैपेसिटर में होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण में होता है। डीसी जनरेटर का कार्य जो होता है ये घूर्णन और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पे आधारित होता है, न कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेरण पर होता है। इसलिए यहाँ पे स्थिर विद्युत प्रेरण कहना गलत होगा। और सी ऑप्शन दिया गया रासायनिक अभिक्रिया, तो ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा जो है बैटरी और सेल में उत्पन्न की जाती है, डीसी जनरेटर में नहीं। ये आपका गलत होगा। और डी ऑप्शन दिया गया विद्युत धारण का उष्मीय प्रभाव, तो ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि विद्युत धारा का उष्मीय जो प्रभाव होता है वो केवल गर्मी उत्पन्न करता है, इसका संबंध जो है जनरेटर से नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। केवल यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर किस नियम पर कार्य करता है। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका जो है अलग है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया फैराडे का नियम, और ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि फैराडे का जो नियम है उसी के अनुसार आप देखें तो उसमें कहा जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है, और यही जो सिद्धांत है डीसी जनरेटर का मूल सिद्धांत है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया ओम का नियम, तो ओम का जो नियम होता है ये केवल जैसे ओम का नियम है भी बराबर आई आर, ठीक है, ये आपका है। तो ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका धारा हो गया, और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो ये क्या करता है, वोल्टेज धारा और रेजिस्टेंस में केवल संबंध बताता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जनरेटर से कोई संबंध नहीं है। इसी कारण ओम का नियम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हमारा गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया जूल का नियम, तो जूल का जो नियम होता है विद्युत धारा से उत्पन्न जो ऊष्मा होता है इसमें इसका वर्णन किया जाता है। इसका उपयोग हीटिंग उपकरण में अधिक होता है, जनरेटर के सिद्धांत में इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। और डी ऑप्शन दिया गया कुलाम का नियम, तो कुलाम का जो नियम होता है स्थिर विद्युत आवेश के बीच जो बल का वर्णन किया जाता है वो उससे संबंध रखता है, डीसी जनरेटर से इसका भी कोई संबंध नहीं है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का कार्य क्या है। कॉइल का नाम आपने सुना होगा। अब ये कॉइल का काम क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना ये कॉइल का काम होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि फील्ड कॉइल में क्या होता है कि डीसी धारा प्रवाहित होती है, और जब डीसी धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यही जो क्षेत्र होता है आर्मेचर चालक को काटता है और उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का कार्य क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। ऑप्शन आपका ए सही होगा। बी ऑप्शन दिया गया गति बढ़ाना, हालांकि गति बढ़ाना इसका काम नहीं होता है। और सी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज कम करना, तो फील्ड कॉइल जो होता है वोल्टेज कम नहीं करता है, बल्कि चुंबकीय फ्लक्स बनाकर ईएमएफ जो होता है उत्पन्न करता है। तो ये भी वोल्टेज कम करना हमारा कहना गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया धारा कम करना, तो ये तो फील्ड कॉइल जो होता है ये धारा कम करने का काम नहीं करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है
चुंबकीय क्षेत्र तैयार करना, तो धारा कम करना भी कहना गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है साथियों? आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, जिसमें पूछा जा रहा है आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, इसमें हानि होती है जो यहाँ पे कहा जा रहा है, पहला ऑप्शन एडी करंट हानि कम करने के लिए, और ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर को पतले स्टील की परतों से बनाया जाता है और इसके पीछे कारण ये होता है कि इसमें हानि होती है जिसको हम एडी करंट हानि के नाम से जानते हैं, और इसी हानि को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि शक्ति हानि घटती है और मशीन की जो इफिशियंसी होती है, दक्षता जो होती है वो बढ़ती है। तो इसी हानि को कम करने के लिए हम यहाँ पे लेमिनेटेड करते हैं कोर को। बाकी यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया वजन बढ़ाने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और सी ऑप्शन दिया गया तापमान बढ़ाने के लिए, हालांकि लिमिटेड कोर जो होता है तापमान बढ़ाने के लिए नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया गति बढ़ाने के लिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि गति बढ़ाने का जो कार्य होता है वो अलग होता है, लेमिनेशन से नहीं होता है। ये मशीन की गति जो होती है प्राइम मूवर और जो डिजाइन होती है उस पर निर्भर करता है, तो ये गति बढ़ाना यहाँ पे कहना और भी गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5, जिसमें पूछा जा रहा है कम्यूटेटर से धारा कौन सा भाग प्राप्त करता है। जैसे ब्रश प्राप्त करता है, ये पोल शू करता है, या बेरिंग करता है, या सॉफ्ट करता है। तो ये साथियों ब्रश करता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रश जो होता है वो कार्बन का बना होता है और ये कम्यूटेटर के संपर्क में आता है, और जब संपर्क बनाता है तो इससे यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे डीसी जो होती है, उत्पन्न डीसी जो होती है, ये धारा को बाहरी परिपथ तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो होता है ब्रश का काम होता है, धारा को यहाँ पे कौन सा भाग प्राप्त करता है कम्यूटेटर से, तो ये ब्रश करता है। ये आपका जो सही होगा पहला ऑप्शन सही होगा। पोल शू का काम क्या होता है, तो पोल शू का काम होता है चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसको समान रूप से फैलाने का, धारा संग्रह करने से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन बेरिंग दिया गया है, तो बेरिंग तो एक तरह से शाफ्ट को घर्षण जो होता है उसको घर्षण के लिए होता है कि कम घर्षण हो। जैसे यहाँ पे कोई मोटर में यदि आप बेरिंग, बिना बेरिंग के यदि आप मोटर यहाँ पे चला रहे हैं तो वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा घर्षण होगा, और जब बहुत ही ज़्यादा घर्षण होगा तो आवाज़ उसमें ज़्यादा आएगी। तो बेरिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि घर्षण कम हो और आवाज़ भी मोटर से कम आए, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया सॉफ्ट, तो सॉफ्ट तो आर्मेचर को घुमाने का काम करता है, विद्युत धारा को बाहरी परिपथ तक पहुंचाने में इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, केवल यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6, जिसमें पूछा जा रहा है आंतरिक एसी को बाहरी डीसी में कौन सा भाग बदलता है। तो मतलब एसी को बाहरी डीसी में बदलने वाला जो उपकरण होता है वो क्या होता है, तो उसको बोला जाता है कम्यूटेटर। जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटर जो होता है यांत्रिक रेक्टिफायर की तरह काम करता है। मतलब आर्मेचर में जो उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको बाहरी परिपथ में दिष्ट धारा के रूप में बदलने का काम करता है। मतलब कि एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, वो आपका कम्यूटेटर होता है। और बी ऑप्शन दिया गया स्लिप रिंग, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि स्लिप रिंग का अलग काम होता है। स्लिप रिंग का जो उपयोग किया जाता है अल्टरनेटर में किया जाता है, जहां एसी आउटपुट जो होता है वो लिया जाता है, डीसी जनरेटर से इसका कोई संबंध नहीं है। और सी ऑप्शन दिया गया फील्ड क्वायल, तो फील्ड क्वायल जो होता है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये ध्यान रखिएगा, इसका एसी से डीसी बदलने से कोई संबंध नहीं है। और डी ऑप्शन दिया गया कूलिंग फैन, तो कूलिंग फैन जो होता है वो केवल एक मशीन का तापमान नियंत्रित करने के लिए होता है, यहाँ पे एसी से डीसी बदलने में इसका भी कोई योगदान नहीं है, ये केवल काम होता है हमारा कम्यूटेटर का। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है योक का मुख्य कार्य क्या है। योक का नाम आपने सुना होगा, इसका काम होता है एक तरह से आंतरिक सहारा देना। जैसे पहला ऑप्शन दिया भी गया है यांत्रिक सहारा एवं चुंबकीय पथ देना, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। योक जो होता है मशीन का एक तरह से फ्रेम होता है,
जिसको आप बाहरी कवच के नाम से भी जानते हैं, जो सभी भाग जो भी यहाँ पे जनरेटर के अंदर जो भी यहाँ पे भाग होते हैं उनको आसानी से यहाँ पे एडजस्ट करता है, मतलब कि एक तरह से जकड़े रहता है मजबूती से, ताकि चुंबकीय फ्लक्स के लिए कम प्रतिरोध वाला मार्ग उपलब्ध हो सके। तो ये इसका काम होता है यहाँ पर योक का, ध्यान रखिएगा। एक तरह से आप इसको फ्रेम भी कह सकते हैं, जो ऊपरी भाग होता है या जिसको आप बॉडी बोलते हैं वही उसको यहाँ पे योक बोला जाता है। क्लियर है। और बी ऑप्शन दिया गया ईएमएफ उत्पन्न करना। हालांकि ईएमएफ उत्पन्न करने का काम इसका नहीं होता है, ईएमएफ उत्पन्न करने का जो काम होता है वो आर्मेचर का होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्मेचर चालक द्वारा ही ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया गति बढ़ाना। हालांकि योग से गति बढ़ाने से कोई संबंध नहीं है। और डी ऑप्शन दिया गया धारा कम करना। तो धारा एक तरह से योग नहीं कम करता है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा प्रश्न के अनुसार जो सही होता है केवल ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है लेमिनेशन द्वारा कौन सी हानि कम होती है। तो लेमिनेशन द्वारा होती है साथियों एडे करंट हानि। जी हाँ, एडे करंट लॉस, जो कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया। ये शायद मैंने आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था कि लेमिनेशन के कारण जो होता है एडी करंट जो होता है, जो बनने वाला जो मार्ग होता है वो टूट जाता है। तो इससे एक तरह से जो शक्ति हानि होती है वो कम होती है और मशीन की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी जो होती है वो अधिक होती है, जिससे मशीन अच्छी तरह काम करती है। तो ये आपका एडी करंट हानि को कम करने के लिए लेमिनेशन किया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। और बी ऑप्शन दिया गया कॉपर हानि। तो कॉपर हानि तो वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होती है, इसका लेमिनेशन से कोई संबंध नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। और सी ऑप्शन दिया गया घर्षण हानि। तो घर्षण हानि बेरिंग में होती है, जो घूमने वाला भाग होता है उसके कारण ये होती है, तो ये गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया ब्रश हानि। तो ब्रश हानि जो होती है, ब्रश और कम्यूटेटर का जो संपर्क होता है उससे ये हानि उत्पन्न होती है, इसका भी लेमिनेशन से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। केवल आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है डीसी जनित्र में कूलिंग फैन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो कूलिंग फैन का उपयोग करने के पीछे एक ही कारण है, वो है मशीन की गर्मी निकालने के लिए। जी हाँ, क्योंकि मशीन ज़्यादा देर तक आप उपयोग करेंगे तो वो हीट होगा ही, और जब हीट होगा तो उसके लिए क्या चाहेगा, कूलिंग फैन चाहेगा। तो आप कह सकते हैं कि कूलिंग फैन जो है लगातार हवा प्रवाहित करके मशीन के अंदर की जो गर्मी होती है उसको बाहर निकालता है और इंसुलेशन की तरह एक तरह से सुरक्षित रखता है। और इस तरह से ये भी देखने को मिलता है कि मशीन जो होती है वो ज़्यादा दिनों तक चलती है, तो ये भी यहाँ पे बड़ा कारण है। और बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है चुंबकीय फ्लक्स हो गया, गति हो गया और वाइंडिंग हो गया, इस पे निर्भर करता है, इसका यहाँ पे कूलिंग से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया धारा बढ़ाने के लिए। तो धारा बढ़ाना इसका काम नहीं होता है, एक तरह से कूलिंग फैन धारा नहीं बढ़ाता है, इसका कार्य केवल एक ही होता है, मशीन को सुरक्षित तापमान पे संचालित करना। और डी ऑप्शन दिया गया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है फील्ड कॉइल द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कूलिंग फैन से इसका कोई संबंध नहीं है। क्लियर है साथियों। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी जनित्र में कौन सा भाग घूमता है। जैसे आर्मेचर, बी ऑप्शन है योक, सी ऑप्शन है पोल कोर और डी ऑप्शन दिया गया ब्रश होल्डर। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए आर्मेचर। जी हाँ, आर्मेचर जो होता है डीसी जनरेटर का घूमने वाला भाग होता है, और इसके जो चालक हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को काटते हैं, और जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र काटा जाता है तो इससे क्या होता है कि ईएमएफ उत्पन्न होता है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक यहाँ पे इसका एक प्रक्रिया होता है। बस हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कौन सा भाग घूमता है, तो वो आर्मेचर घूमता है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। और योक का काम क्या होता है, जो कि बॉडी जिसको बोला जाता है, ढांचा कह सकते हैं, ऊपरी कवच आप कह सकते हैं, ये जो होता है ये सुरक्षित रखने के लिए होता है। और सी ऑप्शन दिया गया पोल कोर। तो पोल कोर तो एक तरह से स्थिर भाग होता है, ये घूमने वाला भाग नहीं होता है, तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया ब्रश होल्डर। तो ये भी स्थिर ही रहता है, एक तरह से ब्रश को कम्यूटेटर पर अच्छे तरीके से दबाव बनाने के लिए रखा जाता है, ये घूमने वाला भाग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा।
हमारा प्रश्न के अनुसार केवल ए ऑप्शन सही हो जाता है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच सके। प्रश्न संख्या 11 जिसमें पूछा जा रहा है डीसी जनित्र में आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या है। आर्मेचर का काम क्या होता है? आर्मेचर जो होता है साथियों, ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है, घूमने वाला भाग होता है। ये सबसे पहली बात ये जान लीजिए, आर्मेचर जो होता है डीसी जनित्र में ये घूमने वाला भाग होता है और इससे चालक क्षेत्र को यहाँ पे काटा भी जाता है। मतलब कि इसके चालक क्षेत्र जो होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, उसको काटते हैं और इससे क्या होता है, उसमें विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, ये उत्पन्न होता है, तब हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब एक सीक्वेंस होता है और उस सीक्वेंस पे जब यहाँ पे चलेंगे तब आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। तो बस हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र में आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या है। तो ये केवल यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया मशीन को ठंडा करना, तो ठंडा करने का काम इसका नहीं होता है, इसके लिए कूलिंग सिस्टम होता है। और बेरिंग को सहारा देना, हालांकि ये भी गलत है क्योंकि बेरिंग को सहारा देने का काम यहाँ पे आर्मेचर का नहीं होता है। और डी ऑप्शन दिया गया घर्षण कम करना, तो घर्षण कम करने के लिए ही तो हम बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपका गलत है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे देखिए प्रश्न संख्या 12 जिसमें पूछा जा रहा है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को आपूर्ति कहाँ से मिलती है। तो फील्ड वाइंडिंग को आपूर्ति मिलती है बाहरी डीसी स्रोत से। जी हाँ, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को स्वतंत्र बाहरी जो डीसी स्रोत से जो धारा दी जाती है उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि फ्लक्स का नियंत्रण आसान होता है। जब डीसी स्रोत से यहाँ पे दी जाती है, बाहरी डीसी स्रोत से धारा जब दी जाती है तो फ्लक्स का नियंत्रण जो होता है आसान होता है, तो वोल्टेज एक तरह से बेहतर यहाँ पे प्राप्त होता है। और इसी से संबंधित ये प्रश्न है कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को या डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का आपूर्ति कहाँ से मिलती है। तो बाहरी डीसी स्रोत से मिलती है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। और बी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर आउटपुट से, तो ये कहना गलत होगा क्योंकि लोड प्रतिरोध जो आर्मेचर आउटपुट होता है उससे फील्ड सप्लाई मिलने पर जो मशीन होती है वो सेल्फ एक्साइटेड इसको यहाँ पे बोला जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड नहीं बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आर्मेचर आउटपुट को। बाकी यहाँ पे कूलिंग फैन है तो इसका यहाँ पे अलग सिस्टम होता है, ये जो होता है हीटिंग को कम करने के लिए होता है, ये अलग चीज है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि किस सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनित्र में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर जुड़ी होती है। तो ये जुड़ी होती है शंट जनित्र में। जी हाँ, शंट जनित्र में फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के समानांतर जुड़ी होती है और इसकी फील्ड धारा जो होती है लगभग स्थिर रहती है, जिससे क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज भी यहाँ पे अच्छा मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही होगा। और सीरीज जनित्र में तो ये आपका जो होता है ऐसे नहीं जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फील्ड वाइंडिंग जो होती है सीरीज जनित्र का, वो आपका यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग जो होता है ये लोड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर में नहीं जोड़ा जाता है। तो ये आपका सीरीज जनित्र गलत हो जाएगा। और यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, तो ये भी आपका किससे जुड़ा होता है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तो ये बाहरी स्रोत से जुड़ा होता है, न ये समानांतर में होता है न ही सीरीज में होता है। और डी ऑप्शन दिया गया डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र, तो ये तो एक तरह से सीरीज और शंट दोनों में देखने को मिलता है क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग होती है सीरीज में भी होती है और शंट में भी होती है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सीरीज जनित्र में फील्ड वाइंडिंग किस प्रकार जोड़ी होती है। तो ये साथियों जोड़ी जाती है आर्मेचर और लोड के श्रेणी क्रम में। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका अलग है।
तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सीरीज जनित्र में फुल लोड जो है धारा फील्ड वाइंडिंग से होकर गुजरती है और इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है मोटे तार और कम टर्न वाली बनाई जाती है और ये हमेशा आर्मेचर और लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। ये से हम यहाँ पे कहेंगे एक तरह से सही सटीक आंसर की तरह। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। आर्मेचर के समानांतर क्रम में कौन सा जुड़ा होता है? तो सीरीज जनित्र होता है। ये शंट जनित्र होता है। ये इसकी विशेषता ये आर्मेचर के समानांतर में होता है। बाहरी बैटरी के साथ कौन सा जोड़ा जाता है? तो बाहरी बैटरी के साथ सप्लाई केवल सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन दिया गया स्वतंत्र रूप से। तो स्वतंत्र रूप जो होता है एक तरह से फील्ड सप्लाई जो होती है सीरीज में होती है, इसकी विशेषता होती है, तो ये अलग चीज है। हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कंपाउंड जनित्र में कौन सी फील्ड वाइंडिंग होती है? तो कंपाउंड जनित्र में आपको सीरीज और शंट दोनों देखने को मिलता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड जनित्र में सीरीज और शंट दोनों प्रकार की फील्ड वाइंडिंग होती है, तो इससे यहाँ पे बेहतर है वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त आपको देखने को मिलता है। मतलब कि अच्छा यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे प्राप्त होता है, तो ये आपका सही होता है। सीरीज और शंट वाइंडिंग दोनों होती है। केवल सीरीज वाइंडिंग किस में होती है? तो केवल सीरीज वाइंडिंग जो होती है जो सीरीज जनित्र होता है उसमें होती है। और केवल शंट वाइंडिंग किस में आपको देखने को मिलेगा? तो शंट जनित्र में देखने को मिलेगा। और डी ऑप्शन दिया गया कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं, तो ये तो आपका वैसे ही गलत है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के बिना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न ही नहीं होगा। तो ऐसा कहना यहाँ पे गलत होगा कि कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है, ये गलत है। केवल यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आर्मेचर रिएक्शन मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो प्रभावित की बात करें तो ये मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मतलब कि आर्मेचर रिएक्शन जो है आर्मेचर द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण मुख्य फ्लक्स को एक तरह से विकृत करता है, कमजोर कर देता है। इससे क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है वो कम्यूटेशन को प्रभावित करता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और बेरिंग स्नेहन, ये तो एक तरह से बेरिंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि घर्षण कम हो सके। और शाफ्ट की लंबाई, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि शाफ्ट की लंबाई मशीन की डिजाइन पे निर्भर करती है। ऐसे आप नहीं कह सकते कि ये शाफ्ट की लंबाई के कारण ये प्रभावित होता है, ऐसा कहना गलत होगा। और डी ऑप्शन दिया गया कूलिंग फैन की गति, तो गति से कोई संबंध नहीं है। कूलिंग फैन की गति जो होती है जो यांत्रिक घूर्णन होता है उस पर निर्भर करती है। इसका यहाँ पे रिएक्शन से इसका कोई प्रभाव नहीं है, तो ये भी गलत है। केवल यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 जिसमें पूछा जा रहा है इंटरपोल किसे सुधारने के लिए लगाए जाते हैं? तो साथियों इंटरपोल जो यहाँ पे लगाया जाता है वो कम्यूटेशन सुधारने के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटरपोल जो होता है जो कम्यूटेशन क्षेत्र होता है उसमें एक तरह से हाई चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो सके और स्पार्किंग जो हो सके कम हो सके, उसके लिए ब्रश और कम्यूटेशन की आयु बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इंटरपोल का उपयोग करते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। बाकी मशीन का वजन, सॉफ्ट का व्यास और फैन की दक्षता, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, ये अलग चीज है। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कम्यूटेशन क्या है? तो कम्यूटेशन का मतलब क्या है? देखिए कम्यूटेशन जो होता है वो प्रक्रिया होती है जिसमें आर्मेचर कुंडली में धारा की जो दिशा होती है वो बदली जाती है। इससे क्या होता है कि अच्छी कम्यूटेशन से स्पार्किंग कम होती है, मतलब जिससे चिंगारी निकलती है वो कम चिंगारी निकलती है और मशीन जो होता है एक सही तरीके से वर्क करता है। तो ये इंटरपोल का ये इसका मुख्य कार्य है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया शीतलन प्रक्रिया, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि शीतलन प्रक्रिया का जो संबंध है मशीन के तापमान नियंत्रण से है, कम्यूटेशन से इसका कोई संबंध नहीं है। स्नेहन प्रक्रिया क्या है? तो स्नेहन प्रक्रिया जो बेरिंग है वो घूमने वाला जो भाग है उसमें घर्षण कम होता है, तो ये स्नेहन प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। और डी ऑप्शन दिया गया यांत्रिक संतुलन, तो यांत्रिक संतुलन जो है जो कंपन होता है उसको बोला जाता है। तो ये कंपन कम करने के लिए जो यहाँ पे चीजें उपयोग की जाती है वो यांत्रिक संतुलन के अंतर्गत आती है। क्लियर है? हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है
डीसी जनरेटरों का समानांतर संचालन मुख्यतः क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे कारण होता है लोड साझा करने के लिए। जी हाँ, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि समानांतर संचालन से क्या होता है कि कई जो जनरेटर होते हैं वो मिलकर लोड साझा करते हैं, तो इससे एक तरह से विश्वास भी बढ़ता है और ये रख रखाव में भी अच्छा होता है। और ये आवश्यकता अनुसार इसका आप जो क्षमता है उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी सुविधा यही देखने को मिलती है। तो ये आपका जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अलग पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटरों का समानांतर संचालन मुख्यतः क्यों किया जाता है? तो लोड साझा करने के लिए, मतलब कि लोड आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इसके लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सी विशेषता टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के संबंध को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है आपका लोड विशेषता। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग जो लोड होता है वो धाराओं पर जनरेटर के जो टर्मिनल वोल्टेज होता है एक तरह से परिवर्तन होता है और परिवर्तन को ये दर्शाती है। और इसी से क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन और मशीन का जो व्यवहार होता है वो यहाँ पे जांचा जाता है कि मशीन सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये लोड विशेषता से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी आप डेली इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।